सर आप तो एकदम नए नए थे, अचानक से आपका पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग हो गई, आपकी पोस्टिंग हो गई मुजफ्फरनगर जैसे अशांत माहौल में। तो कोई ऐसी एक घटना बताइए जिससे आपके अवचेतन मन पे बड़ा प्रभाव पड़ा। एक एक्सीडेंट हुआ था, रात में कॉल आई थी और तुरंत हमारी एम्बुलेंस हुआ करती थी हमारे पास। अच्छा, उस समय हाँ, एम्बुलेंस हुआ करती थी, तो हम रुड़की रोड पे वो एक्सीडेंट हुआ था मुजफ्फरनगर से। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ देखा तो सड़क पे एक व्यक्ति जो कि बदहवास पड़ा हुआ था और खून से लथपथ था। हमने उसको तुरंत उठा के अपने एम्बुलेंस में बिठाया। नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि वसुंधरा दीप आपके बीच काफी दिनों से सेवारत है। आज चला रहे हैं हम अपना पहला पॉडकास्ट, जिसमें समाज से जुड़े हुए बेहतरीन लोगों से आपका परिचय कराएंगे और उनके अनुभव आपसे साझा करेंगे। आज हमारे पहले पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं इंस्पेक्टर महेश चंद जी, जो रुद्रपुर के अग्निशमन विभाग के प्रभारी हैं। तो आइए मिलते हैं इंस्पेक्टर महेश चंद जी से। नमस्कार सर, मैं वसुंधरा दीप की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। कृपया अपने बारे में कुछ बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पर व्याख्यान करने का मौका दिया। इसके लिए आपका हमेशा आभारी रहूँगा। आशीष जी, मेरा नाम महेश चंद। मेरा जन्म रामनगर कॉर्बेट सिटी में हुआ है। सन 1967 में मेरा जन्म हुआ था। और उसके बाद पढ़ाई मेरी MP इंटर कॉलेज गौजैनी में, पहले प्राइमरी, फिर करणपुर, उसके बाद MP इंटर कॉलेज रामनगर से मेरी पढ़ाई हुई है। मैंने जो BA मेरठ यूनिवर्सिटी से किया है जी। उसके बाद मैं सिलेक्ट हो गया था फायर सर्विस में एज ए सिपाही के पद पे। जी, पहली पोस्टिंग मेरी मुजफ्फरनगर में हुई है। जैसे हम लोग का डिस्कशन हुआ था, आपने बताया था कि 88 में आपकी नियुक्ति हुई थी। तो क्या मेरठ में मतलब पढ़ाई करते हुए आप तैयारी भी करते थे क्या, मतलब दौड़ निकालना और ये सब चीजें? मैं ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाई की तैयारी भी करता था। जी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी पहली पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में थी, तो कृपया अपनी पहली पोस्टिंग के बारे में कुछ बताएं सर। सर जैसे हम यहाँ पर रामनगर बड़ा शांत इलाका है, जहाँ से आप हाँ, जहाँ से हम जन्म लिया था। तो यहाँ से एकदम हमारा स्वभाव भी बहुत शांत रहा है। और जब पहली पोस्टिंग मुजफ्फरनगर हुई, मुजफ्फरनगर अपने आप में एक नाम ही काफ़ी था उस समय। क्राइम के मामले में भी वहाँ बहुत ज़्यादा क्राइम था। तो रोड एक्सीडेंट और क्राइम, दंगा फसाद में ड्यूटी हमारी लगती रही। और उसके कारण हमने भी जब फेस करना पड़ा वहाँ पे, तो हम लोगों का भी दिल खुला उससे और एक मजबूती आई। सर आप तो एकदम नए नए थे, अचानक से आपका पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग हो गई, आपकी पोस्टिंग हो गई मुजफ्फरनगर जैसे अशांत माहौल में। तो कोई ऐसी एक घटना बताइए जिससे आपके अवचेतन मन पे बड़ा प्रभाव पड़ा। जी हाँ, एक एक्सीडेंट हुआ था रात में। तो कॉल आई थी और तुरंत हमारी एम्बुलेंस हुआ करती थी हमारे पास। अच्छा, उस समय हाँ, एम्बुलेंस हुआ करती थी। तो हम रुड़की रोड पे वो एक्सीडेंट हुआ था मुजफ्फरनगर से। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ देखा तो सड़क पे एक व्यक्ति जो कि बदहवास पड़ा हुआ था और खून से लथपथ था। हमने उसको तुरंत उठा के अपने एम्बुलेंस में बिठाया और उसकी एक सांस चल रही थी। बड़ा ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा। फिर भी उससे हमारा और दिल मजबूत हुआ। कपड़े हमारे पूरे सन गए खून से। उठाया हुआ तो हाँ, खून से बॉडी। बिल्कुल, बॉडी और कपड़े हमारे उस खून से पूरे सन गए। तो उससे एक साहस आया और ऊपर वाले से दुआ करी कि ये हॉस्पिटल तक पहुंचने से ठीक हो जाए। फिर क्या हुआ सर, क्या वो लड़का बच गया? उसके बाद हमने हॉस्पिटल उसे एडमिट कराया था, फिर वो बच गया था। अब जैसे सर आप उस युवक को उठाए होंगे तो पूरी बॉडी पूरे खून से सन गई होगी, तो मतलब आपके भी ये बड़ा हृदय विदारक रहा होगा सर। काफ़ी सुकून मिला और एक ऊपर वाले को धन्यवाद दे के हमने एक गुड वर्क किया। सर मुजफ्फरनगर में आपका कार्यकाल कितने दिनों का रहा सर? मैं वहाँ पे 6 साल रहा। हाँ, उस बीच में एक घटना होती राम मंदिर वाला। अच्छा। हाँ, उस टाइम पर जो कार सेवक थे, उस भीड़ में और बेतहाशा भीड़ थी, वहाँ भी हमारी ड्यूटी लगी। तो क्या कर्फ्यू मैनेजमेंट? हाँ, कर्फ्यू मैनेजमेंट में जो आगजनी वगैरह होती है, अच्छा। उसको कंट्रोल करने के लिए तो हम लोग पूरे भीड़ में गए। भीड़ में काफ़ी हमें रोकने की कोशिश करी, उसके बावजूद भी हमने सकुशल जो दुकानें चल रही थी और उनको बचाया। हाँ, उस टाइम पे सर वो एरिया काफ़ी तनावग्रस्त था। मैं तो छोटा था लेकिन मुझे अभी भी याद है। तो शुरुआत के 6 सालों में आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। आपने एक तरफ दंगा मैनेजमेंट भी देख लिया
रेस्क्यू ऑपरेशन भी देख लिया। सर मुजफ्फरनगर के बाद आपकी दूसरी पोस्टिंग कहाँ हुई सर? उसके बाद मैं प्रमोशन पे मुरादाबाद आया। मुरादाबाद सिटी में, वो भी अपना महानगर था, तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। यूपी में ही था सब, उत्तराखंड पहले। तो मुरादाबाद पोस्टिंग हुई, वहाँ पे भी हमने काफ़ी जो आगजनी वगैरह होती थी उनको कंट्रोल किया। रेस्क्यू कार्य, जो रोड एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, वहाँ भी घायलों को हॉस्पिटल पहुँचाया। सर आप पहले भी बता रहे थे कि मुरादाबाद में एक और घटना हुई थी, उसके बारे में कुछ बताएं सर। जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनका अल्मोड़ा में प्रोग्राम था जी, वो अल्मोड़ा उनका विजिट है। तो एक गाड़ी हुआ करती थी पूरे रेंज में, होम टेंडर जिसे बोलते हैं। अच्छा, होम टेंडर। सर वो उस समय राष्ट्रपति मेरे ख्याल से कलाम साहब थे। हाँ, अब्दुल कलाम साहब का वहाँ पर प्रोग्राम था। तो गाड़ी की डिमांड हुई कि मुरादाबाद से गाड़ी जाएगी। सर मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये जानने में काफ़ी रुचि होगी कि अग्निशमन डिपार्टमेंट के पास किन किन तरह की गाड़ियाँ हैं और उनका क्या क्या यूज़ है, कृपया बता दें सर। जी हाँ, मेनली जो होते हैं वाटर टेंडर ज़्यादा होते हैं, और नॉर्मल आप नॉर्मल ए क्लास फायर में जो है लोहा, लकड़ी, कपड़े, ये सब ए क्लास फायर में आती है। ए क्लास में हम कूलिंग मेथड से बुझाते हैं, जो पानी द्वारा बुझाई जाती तो नॉर्मल दमकल की गाड़ियाँ जो चलती हैं रेड कलर वाली, वो वाटर टेंडर है। है, वाटर टेंडर है। उसके अलावा फोम टेंडर होते हैं, जिसमें पानी और फोम मिक्स होता है। हाँ, AFFF जो फॉर्म है, एक्वियस फिल्म फार्मिंग फॉर्म, वो पानी के साथ मिक्स होके झाग बनाता है। और बी क्लास फायर में उसको यूज किया जाता है। बी क्लास फायर यानी कि जैसे कि आपके डीजल, पेट्रोल, जितने प्रकार के केमिकल्स वगैरह, केमिकल फायर जी, लिक्विड फॉर्म में जो भी है, उनको जो कंट्रोल किया जाता है वो फोम जाके ढक लेता होगा सर, और ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती होगी, इसलिए आग बुझ जाती होगी। ऑक्सीजन कट हो जाती है, स्मदरिंग मेथड से वो आग बुझ जाती और सर अंडर वाटर डाइविंग करके भी रेस्क्यू होता है, जिससे कोई लाश अगर नीचे फंसी हो उसको निकालने के लिए। है। हमारे पास रेस्क्यू टेंडर भी है, उसमें सब कुछ है। जैसे कि कहीं बाढ़ वाढ़ आ गई, उसके लिए रस्से, लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट है लाइफ जैकेट भी जी, जिससे जो तैराक होते हैं हमारे विभाग में, वो जाके, या बॉडी कोई जा रही है उसको निकालना, या कोई जिंदा आदमी बह रहा है तो उसको निकालना। और अंडर वाटर डाइविंग करके रेस्क्यू भी आप लोग? अंडर वाटर डाइविंग के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी हमारे जी, फायर डिपार्टमेंट में होते हैं। और जो डीप डाइव वो है डाइविंग, वहाँ से वो निकाल लाते हैं जी। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर कि फायर डिपार्टमेंट में नियुक्ति के लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता होगा, अच्छा तैराक होना पड़ता होगा, और अच्छा रनर भी आपका होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। आपने बहुत अच्छा बताया व्हीकल्स के बारे में, जो फायर डिपार्टमेंट में व्हीकल्स से। मैं ये भी जानना चाहूंगा सर कि फायर डिपार्टमेंट में जो हायरार्की होती है वो कैसे होती है सर, कृपया डिफाइन करें। जैसे एक कांस्टेबल फायरमैन आता है, फायर में जी, फायर वुमेन जी, फायर वुमेन। मैंने ये भी सुना सर कि आपके यहाँ जो फायर वुमेन है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। जी बिल्कुल, और यंग है, और कंधे से कंधे मिला के काम कर रही हैं। महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जो सीनियर्स हैं हमारे, वो उनको सिखाते हैं, और वो बिल्कुल फ्रंट लाइन में आके काम कर रही हैं। मतलब सर जो वुमेन फायर फाइटर है हमारी, वो इतने स्ट्रेस वाले माहौल में और रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत अच्छे से अंजाम देती हैं। सबसे आगे रहती हैं। अभी तक हमारे विभाग में कोई महिलाएं नहीं थी। तो अभी 2 साल हो गए हैं महिलाओं को। तो बहुत अच्छा काम कर रही है, और पूरे मनोबल से काम कर रही है। सर आपके रुद्रपुर फायर डिपार्टमेंट में कोई उत्कृष्ट महिला फायर फाइटर हैं जिनका नाम आप लेना चाहते हो? जी बिल्कुल, अभी एक महिला कांस्टेबल थी, गंगोत्री, ये रुद्रपुर में? हाँ, रुद्रपुर में थी। अभी तो उसका ट्रांसफर हो गया है। तो उसने आग पे काफी मेहनत करी, हल्की चोटिल भी हो गई थी। तो उसको फिर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उसको प्रशस्ति पत्र दिया गया, सम्मानित किया गया। सर इनके ऊपर क्या होता है, जैसे फायर वुमेन और फायरमैन के ऊपर क्या होता है? अच्छा, ये जब होते हैं तो ये एज ए हेड कांस्टेबल, लीडिंग फायरमैन जिसे बोलते हैं, लीडिंग फायरमैन। हाँ, तो हेड कांस्टेबल होते हैं वो। हेड कांस्टेबल के बाद फिर वो SI होते हैं। सर मैंने ये भी देखा है कि फायर डिपार्टमेंट में ड्राइवर्स का बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि उनको गाड़ियां बड़ी ट्रिक से और बड़ी फास्ट चलानी पड़ती हैं। तो उनका फायर डिपार्टमेंट में क्या योगदान रहता है, कृपया बताएं सर। हाँ, ड्राइवर का इसमें मेन योगदान है। फायर स्टेशन का जो मेन हीरो है वो ड्राइवर ही है। हीरो ड्राइवर? जी बिल्कुल, अगर वो सही है
ड्राइवर को स्ट्रांग होना चाहिए, शरीर से दिमाग से स्ट्रांग होना चाहिए, कोई नशा नहीं करना चाहिए, और सूझबूझ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ड्राइवर अगर सही है, टाइम से गाड़ी ले जाता है और सकुशल ले जाता है, ये भी बहुत इतनी भीड़ भाड़ है काफ़ी, तो उसके बावजूद वो सकुशल वहाँ तक पहुँचाता है और आग को कंट्रोल करा के पीछे जो गाड़ी का पीछे पंप होता है, पंप ऑपरेटिंग करके पूरी पंपिंग करके आग बुझाई जाती है। तो कहना चाहिए उसका मेन रोल है। अगर वो ढीले ढाले हैं तो हमारा क्या है, डिपार्टमेंट कमज़ोर पड़ जाता है। तो सर उनकी स्पेशल ट्रेनिंग भी होती है? जी, ये फायरमैन से ही वो प्रमोशन पाते हैं एज ए हेड कांस्टेबल। मतलब ट्रेनिंग के साथ फायर डिपार्टमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस भी चाहिए? ओके, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए प्लस एक्सपीरियंस भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए और लाइसेंस भी होना कंपलसरी है। इसके ऊपर फिर FSSO बोलते हैं, फायर स्टेशन द्वितीय अधिकारी जी, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, तो वो SI रैंक के होते हैं जी। और उससे ऊपर जो होते हैं वो इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं, FSO फायर स्टेशन ऑफिसर। जी। आप भी रुद्रपुर में इसी पद पे कार्यरत हैं? सर मैं यहाँ पर अभी FSO के पद पर हूँ जी। और हमसे जो आगे प्रमोशन होता है वो बनते हैं चीफ फायर ऑफिसर एज ए DSP, डिप्टी SP जो होते हैं वो चीफ फायर ऑफिसर होता है। हम पब्लिक से ये गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमें पता जाती है तो फिल्टर अगर वो आता रहे और आता बताया है ताकि वो उनका पैरा कौन सा टाइम कम से कम हो, कम वहाँ जाके नुकसान को बचाया जा सके, या जब कोई दौरान है उसको रोका जा सके। मैं एक बहुत अड़ना सा आदमी हूँ पूरे फायर डिपार्टमेंट के सामने, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों को ये निवेदन ज़रूर करूँगा कि जैसे आप एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं, वैसे ही फायर डिपार्टमेंट की इमरजेंसी सर्विस वाली गाड़ियाँ जो जाती हैं उनको भी रास्ता दें, उनको सही रास्ता भी गाइड कर सकें तो वो भी करें। सर हम डाइवर्ट होकर व्हीकल्स और एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करने लगे। पता करके जो कलाम साहब का VVIP विजिट था उसमें क्या इमरजेंसी आ गई थी उसके बारे में बताएं। हाँ सर, मैं उस टाइम पर मुरादाबाद में तैनात था। कलाम साहब का प्रोग्राम था अल्मोड़ा में, वहाँ एक एकेडमी है, उसकी ओपनिंग के लिए आ रहे थे। तो फॉर्म टेंडर हमारे मुरादाबाद में ही था। तो मुरादाबाद से कॉल आई मुरादाबाद को कि वहाँ से फॉर्म टेंडर अल्मोड़ा जाना है। तो वहाँ पर जो मौजूदा उस टाइम पर FSO थे श्री KP सिंह जी, तो उन्होंने कहा ठीक है ये VIP ड्यूटी जा रही है VVIP, तो इसको चेक कर लो, फॉर्म चेक कर लो। तो उसका फॉर्म चेक किया गया, तो जिस मात्रा में निकलना चाहिए था उससे नहीं निकला, कम निकल रहा था। तो खड़े हुए, हाँ काम खड़े हुए, तो एकदम फिर वर्कशॉप गए। वर्कशॉप में देखा तो उस टाइम पर रमजान चल रहे थे और सब छुट्टी जा चुके थे, शाम के 5 बजे के बाद की बात है। तो उसके बाद अब कैसे होगा, तो हमने और एक हमारे साथ के चालक थे इंद्रपाल जी, तो हम दोनों ने गाड़ी के नीचे घुस के पूरे उसके पाइपलाइन खोली। जबकि आप इतने सीनियर लेवल पे हैं तब भी आप खुद ही ट्रक के नीचे घुस गए? तब भी हमारे लिए नदी ट्रक के नीचे जी कार्य पूजा है और हम खुद ही, तो हमने पूरे अपना टूल बॉक्स निकाला और पूरी उसकी पाइपलाइन निकाल के दोबारा से उसको साफ करके उसको फिट किया। तो पूरी, हमें जाड़े की बात थी, पूरी रात हो गई थी। रात जब हमने पूरा फिट किया उसके बाद जब फॉर्म टेस्ट किया तो बेहतरीन मात्रा में उसमें आ गया जो उसका आना चाहिए था। तब वो जाने के लिए तैयार, वो जाने को लिखता, हाँ। तो उसको हमें उस ऑपरेशन में पूरे रात के 3 बज गए थे। तो 3 बजे हमने जब पूरा फिट किया उसके बाद चेक किया तो बढ़िया फॉर्म बना। उसके बाद 4 बजे वो गाड़ी गंतव्य को अल्मोड़ा के लिए रवाना हुई। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि VVIP ड्यूटीज़ में फायर डिपार्टमेंट का बड़ा योगदान रहता है। किसी भी इमरजेंसी से फायर डिपार्टमेंट में उसको डील करता है जी। ऑपरेशन सफल रहा। उसके बाद जो हमारे सीनियर ऑफिसर FSO थे वहाँ पे KP सिंह जी और चीफ फायर ऑफिसर थे RK सिंह जी, उन्होंने काफ़ी हमें प्रोत्साहन दिया और काफ़ी खुशी जाहिर की कि आप लोगों की वजह से बहुत ये काम सफल हो पाया। हाँ आप सही कह रहे हो सर, क्योंकि VVIP ड्यूटी एक पुलिस वाले के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है जी। रुद्रपुर में आने से पहले आपकी पोस्टिंग कहाँ पे थी सर? हाँ, रुद्रपुर से पहले मैं अल्मोड़ा में था और अल्मोड़ा से पहले मैं बागेश्वर में था। हाँ, बागेश्वर में जब था तो कोविड काल में हम लोग पूरे हॉस्पिटल्स को चेक करना, जो फायर के इक्विपमेंट हैं उनको चेक करना, पूरा एकदम चैलेंजिंग वो टाइम था।
पूरा चेक किया गया। जो भी वहाँ पर लेबर रहती थी, क्योंकि कहीं होटल वगैरह सब बंद थे, राशन पानी बड़े मुश्किल से उनको मिल रहा था। तो हमने उनको राशन भी बांटा। मौजूदा एसपी महोदया थी, तो उनके द्वारा राशन दिया गया और हमने सभी लेबर्स को वहाँ बांटा और मैस में खाना बनवा के उनको सबको खिलाया। मतलब इमरजेंसी सर्विस जी बिल्कुल, सुबह शाम उनका आराम से, जो भी वो बिहार की लेबर थी, उनको खिलाया गया। तो और जो उसके बाद में एक अपने टिफिन में खाना लेके रोड पे घूमता था कि कोई मिल जाए। तो हाँ, तो वहाँ नरेंद्र होटल के पास एक भिखारी था, तो उसको कहा मैंने, बाबा खाना खाओगे? तो वो बड़े मुस्कुराए। पहले मैंने उनको पानी दिया, तो वो 2 लीटर की बोतल पूरी पी गए। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये इनको पानी तक नहीं मिला था। 2 लीटर एक आदमी एक बार में पी जाए, बहुत बड़ी बात जी। तो उसके बाद मैंने जब उनको खाना परोसा, डिस्पोजल लेके गए थे थाली, तो उसमें खाना लगा के उनको परोसा। मैंने, बाबा आप भोजन कीजिए। तो जैसे उन्होंने पहला निवाला अपने मुंह पर रखा और मेरी तरफ को जो देखा, वो नजरें आज तक मेरे जहन में है। और मुझे बड़ा सुकून मिला कि मैंने हाँ गुड वर्क किया, बड़ा सुकून मिला। नेक्स्ट डे फिर गया मैं, तो बाबा जी वहाँ नहीं मिले। सर, आप बता रहे थे कि बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अल्मोड़ा में, वहाँ पे भी बहुत हृदय विदारक घटना हो गई थी। के बाद मेरा प्रमोशन पे मैं यहाँ अल्मोड़ा आया। अल्मोड़ा में एक जो फॉरेस्ट फायर है, वो बड़ी तगड़ी हुई थी, जिसमें जो कि फॉरेस्ट के 4 लोग जल गए थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थे, वॉचर थे उसमें। तो वो लोग आग बुझाने के लिए जल गए थे। कारण ये रहा, थोड़ा उनकी ट्रेनिंग शायद ठीक ठाक नहीं रही हो, यही एक कारण है। वो गिर गए आग पे। जैसे रोड थी, पहाड़ों पर होता है, तो नीचे घाटी की तरफ से आई वो आग। हाँ, स्लोप से ऊपर की तरफ, जहाँ वो लोग खड़े थे, काम कर रहे थे। तो वो इतनी स्पीड से आती है आंधी के साथ, तो वो उनको घेर दे, उनको भागने तक का मौका नहीं मिला। सर, क्या आग इतनी तेज चलती है स्लोप से ऊपर की तरफ कि लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिलता? बिल्कुल, आग और धुआं जो होता है ऊपर की ही तरफ भागता है। तो वो जलने से कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से बेहोश हुए। बेहोश होने के बाद जब आग उनके तरफ पहुंच गई पूरी, फिर वो पूरी तरह जल भी गए थे। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे और बॉडी को तलाश रहे थे, तो मैं आगे निकल गया। सर, मुझे भी घटना याद है क्योंकि ये इंटरनेशनल न्यूज में आ गई थी। सारे उच्च अधिकारी थे साथ में। तो उसके बाद सर्चिंग वगैरह चला। तो मैंने जब मैं आगे निकल गया, मुझे रोका गया कि आप मत जाइए आगे। उसके बावजूद भी मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है। तो आगे निकला, तो वहाँ मुझे बॉडी दिखाई दी 4। उसके बाद मैंने वहाँ पर एसपी महोदय थे, श्री देवेंद्र कुमार पिंचा साहब। तो उनको मैंने कॉल की कि मैं यहाँ पर हूँ और बॉडियाँ हमने तलाश ली हैं। तो उसके बाद फिर पूरा फोर्स, कप्तान साहब और डीएम साहब, सभी लोग आए और बॉडी को एम्बुलेंस मंगाई गई। बॉडी पूरे उनके खाल से निकल गई थी, हाथ तक निकल गई, खाल तक निकल गई थी। तो उन बॉडियों को फिर एम्बुलेंस में रख के उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। फॉरेस्ट में फायर प्रिवेंशन कैसे करें? आग जो लगती है वो लापरवाही की वजह से होती है, मैन मेड ज़्यादा होती है। तो जो फॉरेस्ट फायर वगैरह जो है, वहाँ पर क्या होता है, उनकी एक धारणा है कि आग लगाएंगे तो घास अच्छी उगेगी, जो कि ऐसा नहीं है। कोविड के टाइम पर कोई कहीं बाहर नहीं निकला, कोई पार्टी नहीं हुई, किसी ने आग नहीं लगाई घास के लालच में। उसके बावजूद भी घास बहुत अच्छी, उस साल कहीं भी आग नहीं लगी, कोई धुआं नहीं, कुछ नहीं, एटमॉस्फेयर बड़ा साफ हो गया था। तो कहना चाहिए मैन मेड ज़्यादा है। उनके बार बार अवेयर किया जाता है कि आप इस तरीके से हाँ लापरवाही ना करें। जो बीड़ी सिगरेट है, इसको बुझा के ही जब आप पीते हैं उसको बुझा लें, ठीक है। जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, जो विलन होता था सिगरेट पीता था, उसके बाद नीचे गिरा के उसको पैर पे रगड़ के, यानी कि वो एक मैसेज था कि आप चलती ही सिगरेट बीड़ी ना छोड़ें। ये बात किसी ने नोटिस ही नहीं की होगी सर।
यानी वो ये पब्लिक के लिए मैसेज था, लेकिन उसको ध्यान नहीं दे के लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, जो कि गलत है, और उसका जो अंजाम होता है काफ़ी ऊपर तक जाता है। सर मैं कुछ इसमें जोड़ना चाहता हूँ। दर्शकों को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो माचिस आप यूज़ करते हैं तो पहाड़ों में खास तौर से मोम वाली माचिस का यूज़ ना करें, क्योंकि वो फेंकने के बाद भी जलती रहती है। अगर आपको यूज़ करना है तो लकड़ी वाली माचिस का यूज़ करें। सर आपका इतना अनुभव रहा फायर डिपार्टमेंट में, इसके लिए आपको सर सरकार ने कोई प्रशस्ति पत्र या कोई रिकॉग्निशन लेटर वगैरह दिया? जी हाँ, प्रशस्ति पत्र मेरे पास तकरीबन 8-10 हैं। 8-10? जी हाँ, मेरे कार्य के उत्कृष्ट कार्य के करने के कारण, और उसी दौरान मुझे 2025 में सिल्वर मेडल मिला है। जी, सिल्वर डिस्क जो कि मैं लगाए हुए हूँ। जी, ये मुझे मेरे उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला है। आपके जो फायर स्टेशन है वहाँ पे भी आपके ऑफिसर्स और जवान काफ़ी फिट थे, तो इसके बारे में कुछ बताइए और अपना फिटनेस का मंत्र दीजिए सर। मैं अभी भी सुबह उठ के 6-7 किलोमीटर पर डे दौड़ता हूँ। पर डे? जी हाँ, हेल्थ इज़ वेल्थ हमें यही सिखाया गया है। शरीर ही सबसे बड़ा धन है, और जब तक हम अभी तो जॉब कर रहे हैं, जॉब में रहते हुए हमें एक्टिव मोड पे ही रहना पड़ता है 24 आवर्स। तो इसलिए अपने आप को एक्टिव रखने के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक और रनिंग और प्लस थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह ये सब पर डे करते हैं, क्योंकि हमारा जो रेस्पॉन्स टाइम है, कॉल आई और आधे मिनट में हम लोग QRT जैसा? QRT आधे मिनट के से 1 मिनट के अंदर हम लोग वहाँ से मूव कर जाते हैं। सर अब ये इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, आपकी फैमिली आपकी वाइफ का क्या योगदान रहता है सर? वो पूरा सपोर्ट करते हैं सर। वो उनको लगता है कि हाँ, हम लोग आज जो जीरो से हीरो बने हैं वो सब जॉब की वजह से बने हैं, और हम इसमें 100% देते हैं और बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हैं। वो भी बहुत बड़ी जी, उनका पूरा सपोर्ट रहता है। कभी ऐसा नहीं कहा कि आप फला इसमें क्यों नहीं आए, क्या नहीं आए। उनको सब पता है, क्योंकि मुरादाबाद में साथ रहते थे, उन्होंने देखा है कि खाना लगा हुआ है, हम जैसे एक निवाला खाया और अलार्म बोला तो मुझे छोड़ के जाना पड़ता था। सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता था। पहले हमारा जॉब, सेकंड में फिर हमारी फैमिली। तो सर वसुंधरा दीप एंड फैमिली से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो फायर डिपार्टमेंट के किस्से सुनाए वो सच में बहुत रोमांचित किए। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद।